मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए पूर्ण रूप में ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, गत कई दिनों से मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए आपके बीच में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। कल मुझे बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब मैंने टेस्ट के लिए कुछ प्रश्न आपके बीच में रखा और आप सभी ने उसे बड़ी शीघ्रता से और सही तरीके से हल किया। प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं बिलियन में ही एक नए टॉपिक पर, मोल प्रभाज पर। तो आइए मोल प्रभाज के बारे में समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देंगे। तो बिलियन के, आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। बिलियन के किसी एक घटक में आपका विलय भी हो सकता है या विलायक। में से स्पष्ट कर दूं, प्रायः कुछ बुकों में या कुछ अन्य माध्यमों से आपको पता चलता है कि यहाँ विलय शब्द रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक घटक होना चाहिए, चाहे विलय हो अथवा विलायक हो, इनमें से कोई एक हो। तो बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या व बिलियन के घटकों की मोलों की संख्या। ध्यान रहे, यहाँ विलय शब्द आया, इसका अर्थ ये हुआ इसमें विलय और विलायक दोनों आएगा। संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बिलियन के किसी एक घटक, आप सभी को मालूम है कि बिलियन में दो घटक होते हैं, एक विलय और एक विलायक। तो हम एक बार विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे और फिर दूसरी मोल प्रभाज निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अतः इसके सूत्र की रचना करते हैं। विलय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा। अब यहां से क्या है, बिलियन के मोलों की संख्या। तो बिलियन दो भागों से निर्मित होता है। इन दो भागों से विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। विलय संख्या, अब इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। पहले विलय रख सकते हैं और इसके बाद विलायक रख सकते हैं। यहाँ हम विलय भी कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है सिस्टमेटिक ढंग से। विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ हम क्या रख सकते हैं, विलायक के मोलों की संख्या। तो अगर हम विलय की मोलों की संख्या को स्मॉल n से व्यक्त करें और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से व्यक्त करें, यह सूत्र इस तरह बन जाता है। विलय के मोलों की विलय का मोल प्रभाज पर यह स्मॉल n में व्यक्त करें और विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से, इस प्रकार से एक सूत्र में यहाँ प्राप्त हो। ध्यान रहे, मोलों की संख्या बराबर होती, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होती है भार, यानी पदार्थ या विलय या विलयक जो भी हो, भार बटा अणुभार। भार की जो अंग्रेजी होती है वो वेट होती है, और अणुभार की जो अंग्रेजी होती है वह मॉलिक्यूलर वेट होती है। तो यदि हम यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या लेंगे यहाँ पर, तो उसको हम
स्मॉल डब्ल्यू से व्यक्त करेंगे, और यदि हम विलायक के मोलों की संख्या लेंगे तब उसे हम कैपिटल डब्ल्यू से उसके भार को व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से हम विलेय के अणुभार से माध्यम से, और यदि हम विलायक का अणुभार लेते हैं तो उसे कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अब हम इसी चीज को चिन्ह कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम एक बार कर देते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय क्या हो जाएगा, विलेय का भार, और नीचे क्या हो जाएगा, विलेय का ही अणुभार हो जाएगा। इसको अगर हम सूत्र में देखें, ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। ये था विलेय के मोलों की संख्या। अब आइए हम लोग जो है देखते हैं विलायक के मोलों की संख्या। हम लोग विलायक के मोलों की संख्या देखते इसी प्रकार से, विलायक के मोलों की संख्या बिल्कुल ठीक उसी तरह से यहाँ हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार और बटे विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। अगर हम इसे सूत्र में देखें, विलायक का जो भार है इसमें इसको कैपिटल डब्ल्यू करते हैं और अणुभार को कैपिटल एम। इस प्रकार से हमें विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, जबकि विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम जो है प्राप्त होती है। अब हम फाइनल सूत्र पर आते हैं। फाइनल सूत्र पर सबसे पहले इसी मान को हम उठाकर मोल प्रभाज के मेन सूत्र में रखते हैं। तो आइए देखते हैं। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या था, विलेय के मोलों की संख्या। तो जाहिर सी बात है इसकी जगह हम रख देंगे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। नीचे फिर था विलेय के मोलों की संख्या, तो फिर यही रख देंगे स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। इस प्रकार से ये विलेय का मोल प्रभाज हमें प्राप्त हुआ। ये विलयन तनु है, थोड़ा सा ध्यान रहे। जाहिर सी बात है विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी। ऐसी परिस्थिति में यही सूत्र जो है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि विलयन तन हो, बहुत ही तन हो, ध्यान रहे, और जो विलेय की मात्रा हो बिल्कुल निग्लेक्टेबल हो, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बटे, अब ये जो है इसकी मात्रा शून्य है लगभग, तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या, फिर ये कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, ये सूत्र हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। यह भी हमें सूत्र प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 1। अब जैसे हमने विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात किया है, ठीक उसी तरह से विलयन के दूसरे प्रमुख घटक अर्थात विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। फाइनली हम देखते हैं, क्योंकि इसी की सहायता ले लेते हैं, अगर विलेय के मोल प्रभाज की जगह हो तो हम ऐसा भी इसी तरह विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो ऊपर जाहिर सी बात है यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या आएगी। क्या आएगा, विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलयन किससे बना हुआ है, जाहिर बात है ये बना है विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, जिसको हम कहाँ व्यक्त करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम।
फाइनली यही सूत्र क्या हो जाएगा, इस खाली स्थान पर हम पढ़ के आए थे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज है। तो कैपिटल W बटे कैपिटल M बटे स्मॉल w प्लस, तो इसको हम फाइनलाइज कर लेंगे, ये हो जाएगा। फाइनलाइज करने की यहाँ क्या जरूरत है, बस इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिया और हमने विलायक का मोल प्रभाज निकाल लिया। जहां तक यूनिट की बात है, यानी मोल प्रभाज का मात्रक यूनिट की बात है, यह जो है यूनिट रहित अर्थात मात्रक रहित होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होता है, उसका एक कारण देखिए, क्योंकि यह आयतन अनुपात है। ऊपर क्या है, मोलों की संख्या, और नीचे भी है मोलों की संख्या। तो मोल अपने आप में खुद एक यूनिट है, तो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो मोल से मोल क्या हो गया, कट गया। जैसे यहीं पर देखो उदाहरण के तौर पर इसका होगा मोल, नीचे वाले का होगा मोल प्रति लीटर प्लस मोल प्रति लीटर, जोड़ करके 2 मोल प्रति लीटर हो गया। तो 2 का कोई महत्व नहीं है यूनिट में, तो मोल प्रति लीटर ऊपर और मोल प्रति लीटर नीचे से कैंसिल हो गया, कट गया। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम इसके बाद चलते हैं अगले क्लिप में इसके न्यूमेरिकल को देखने। स्वागत है। पहले क्लिप में आपने देखा मोल प्रभाज की परिभाषा के बारे में और उसके सूत्र के बारे में। आपने देखा कि विलयन के जो 2 घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय का अगर हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय को ऊपर रख देते हैं, नीचे विलयन, फिर मोल प्रभाज। और यदि हमको विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक को ऊपर रख देते हैं और नीचे विलयन, अर्थात दोनों स्थितियों में नीचे विलयन रहेगा, लेकिन ऊपर जो जिसका भी हम मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे होंगे, अगर विलेय का ज्ञात करें तो विलेय की मोल संख्या रख देंगे, और यदि हम विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं तो हम विलायक का मोल प्रभाज मोलों की संख्या लिख देंगे। ध्यान रहे कि अधिकतर जो परिभाषाएं दी जाती हैं बुकों में और तमाम जगहों पर, वह किसी एक घटक को लेकर दी जाती। प्रायः लोग विलेय के मोलों की संख्या ज्यादा जो है प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसके एक न्यूमेरिकल पर ध्यान दें। न्यूमेरिकल, मान लीजिए 900 ग्राम जल है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम मात्रा जो है या पदार्थ जो है एसीटोन घोला गया है, घोली गई। विलयन में जल व एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि हमको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। इसमें 2 पदार्थ का यह विलयन है, एक तो जल है और दूसरा एसीटोन। इन दोनों का हमें जरूरत पड़ती है अणुभार की। तो जल का जो सूत्र है आप सभी को मालूम है कि H2O होता है। तो जो जल का अणुभार है प्राय हमको मालूम रहता है, ना मालूम हो तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। ये 18 आता निकालने के लिए कैसे निकाल लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 का 2 पूरा करके वो ऑक्सीजन का 16 जोड़ देंगे तो 18 आ गए। दूसरा जो यहाँ पदार्थ है वो है एसीटोन। तो एसीटोन का भी हमें अणुभार चाहिए, जो हमें एसीटोन का अणुभार हम निकाल सकते हैं, या अगर दिया है तो ठीक है, मान लो एसीटोन का मान क्या नहीं होता ही है अणुभार, लेकिन अगर हमें नहीं मालूम है तो इसका एसीटोन का जो अणुभार हम निकाल सकते हैं। तो एसीटोन का जो सूत्र होता है CH3CO CH3, तो इसमें कार्बन है, कार्बन का 12 है प्लस
हाइड्रोजन 3 है, 1 गुणे 3 और धन, फिर कार्बन है तो 12, धन ऑक्सीजन है 16 और प्लस फिर कार्बन है 12 और फिर 3 हाइड्रोजन है, 1 गुणे 3। जब इसको आप जोड़ेंगे इस प्रकार हमने अणुभार को निकाल दिया है। अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, जिसका भी यहाँ पे दोनों का मोल प्रभाज की गणना करनी है, जल की भी और एसीटोन की भी। तो ये ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि जिसका भी हम मोल प्रभाज की गणना करें उसे ट्रिक के लिए एक हम आपको थोड़ा सा देते हैं, उसे हम विलेय मान लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले एसीटोन का मोल प्रभाज निकालते हैं। तो एसीटोन का मोल प्रभाज जब आप निकालेंगे तो एसीटोन ऊपर रख देंगे। एसीटोन के मोलों की संख्या, तो आपको मालूम है कि एसीटोन की मोलों की संख्या होगी वह स्मॉल w बटे स्मॉल m हो जाएगी। स्मॉल w क्या है? एसीटोन का भार है। स्मॉल m क्या है? एसीटोन का अणु भार है। एसीटोन का जो भार यहाँ पर दिया है स्मॉल w एसीटोन का, आप देख ही रहे हैं कि 5.8 का। हम नीचे आइए, फिर हम एसीटोन के मोलों की संख्या स्मॉल w बटे स्मॉल m से व्यक्त होगी, प्लस यहाँ हम जल को विलायक मान लेते हैं, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो यहाँ जल के मोलों की संख्या कैपिटल W, जल का भार, तो जल का भार कितना दिया गया? 900 ग्राम दिया है और जल का अणुभार कितना है? आप देख रहे हैं 18। अब हम लोग मान इसको रखते हैं। जब मान रखते हैं एसीटोन का जो भार है स्मॉल w, आप कितना पा रहे हैं? 5.8 ग्राम बटे, अगर आप नीचे देखें फिर एसीटोन मोलों संख्या अर्थात 5.8 और फिर यम एसीटोन का 58 होता है। फिर नीचे यही है 5.8 बटे 58 और प्लस जल का भार देखें, कैपिटल W क्या है? जल। तो जल कितना है? 900 है और जल का अणुभार कितना है? 18। अब इसको हम हल करते हैं। तो 5.8 और 58, अगर हम एक दशमलव यहाँ लगाते हैं तो 58 हो जाएगा। 1 आया ऊपर, तो 1 आ गया, नीचे यहाँ भी 1 आ गया और 18 का भाग देते हैं, 18 बचे 90 यानी 50 हो गया। तो 1 प्लस 2, फिर इसको आगे ले जाते हैं तो 0.1 बटे 50 में 1 हम जोड़ देते हैं यहाँ, सॉरी 0.1 ये होगा, तो 50.1 हो गया। दशमलव को काट दें, 1 बटा 501 हुआ। अब हम इसको भाग दे देते हैं 1 में 500। आइए हम आपको भाग देते हैं यहाँ पर। ये हमारा 1 है जिसमें हम 501 का भाग देते हैं। जाहिर बात जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दिए तो ये 10 हो गया। अभी छोटा अंक है 501 से, फिर 0 लगा दिए तो ये 100 हो गया। अभी भी छोटा है, एक 0 और लगा दिए तो 1 लगा दिए। जाहिर बात है, मान लेते हैं ये 2। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं 0 इसलिए जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम लोग इसी तरह से जल का मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। तो आइए इसी में थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन इसे आप उतार रहे होंगे और उतर जाएगा आपका, और अगर कोई दिक्कत हो तो उसको रिवाइज करके आप पूरा उतार सकते हैं।
अगर हमें जल का मोल प्रभार ज्ञात करना तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। कभी कभी एक ही का मोल प्रभार होता है, कभी कभी दो का, तो हम यहाँ जल का मोल प्रभार ले देंगे। अब ऊपर जल ले लेंगे, ध्यान है, जल ले लेंगे। और इस प्रकार से नीचे एसीटोन और फिर वही जल ले लेंगे। तो हल करते समय ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। जल का भार, तो जल कितना है, 900 ग्राम, बटा जल का अणुभार कितना है, 18। फिर नीचे एसीटोन के मोनो संख्या सही है और ये जल के मोनो संख्या ये भी सही है। अब इसका जो हल आप करेंगे इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि मान चेंज हो रहा है। तो यहाँ अगर आप भाग देंगे तो 18 25 90, ऊपर 50 आया, तो नीचे यहाँ 0.1 आएगा और प्लस यहाँ 50 आएगा। ध्यान दें, चाहे जिसका भी दो घटकों में से किसी एक का भी अगर मोल प्रभार निकाले, दोनों स्थिति में नीचे का मान बराबर होता है। उसका कारण है कि नीचे विलयन होता है और विलयन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए नीचे का मान बराबर आता है। तो 50 बटे 50.1 जोड़ने जाहिर बात जरा से ज्यादा है नीचे मान। अगर ऊपर भी 501 होता तो 1 चला जाता, तो 1 से कम आया, 500 और बटे 501 नीचे। जैसे तुम्हें पता है कि ज्यादा है तो हमको 1 दशमलव लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 5000। तो इसको हम 9 ले जाते हैं, 0.9, तो फिर कितना बच जाएगा, ले जाते हैं किस तरह हम भाग दे सकते हैं। पर आपको समझा दें, ऊपर था 50, तो 5 9 बचे 45। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 4509 है, ये बचता है, ठीक है। जो 491 बचता है, तो अगर 0 ले जाएंगे तो 4, तो फिर ये 9 भी चला जाएगा। इसको 0.9 इतना ही आवश्यक है, इसका आंसर। इसका जो मोल प्रभार निकालने चल रहे हैं, ऊपर किया गया और नीचे, क्योंकि दो ही पदार्थ का विलयन यहाँ प्रायः से पूछा जाता है, नीचे दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ करके उससे भाग दे देते हैं। तो अगर ये आइडिया हमारे दिमाग में रहेगा तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं, कल हम आपको ठीक इसके आगे पुनः मिलेंगे। बच्चों, मोल प्रभार के बारे में आप जितना भी मैंने बताया है उसे आप अध्ययन कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये कोई दिक्कत होती है तो उसको आप